हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, यानी क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इससे पीछे के वीडियो में हम पढ़े हैं क्या, यानी ब्लड क्लॉटिंग का स्टेज कितना होता है, उस स्टेज का क्या नाम है, उसके बारे में हम पीछे के वीडियो में पढ़े हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका स्वागत है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, यानी क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है, या फिर हम कहें सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, यानी हमारे जो ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है उसका सीक्वेंस क्या है। यानी देखिए, जब ब्लड क्लॉट होता है तो जैसे कहीं कट्टा पिटता है तो वो तुरंत क्लॉट नहीं हो जाता है। जैसे हम लोग का न्यूरॉन है, हमारे बॉडी में कुछ भी होता है तो हमको तुरंत पता चल जाता है। ये कैसे होता है, हमको पता चल गया कि मान लीजिए हम यहाँ पे पिंच किए, हमको तुरंत पता चल गया कि यहाँ पिंच किए। कैसे पता चलेगा? ये बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, इसमें बहुत एक्टिव, बहुत तेजी से हमारा न्यूरॉन वर्क करता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो भी इतना ही तेज होता है। हालांकि न्यूरॉन जितना तेज तो नहीं होता है, लेकिन तेजी से ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको छत पे जाना है, नीचे हैं और हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो हमको फ्लोर पे जाने के लिए क्या करना है? सीढ़ी का प्रयोग करना है। ठीक है, लिफ्ट का प्रयोग ना करिए, ठीक है ना। हाँ, मान लीजिए सीढ़ी से जाना है हमको, तो सीढ़ी पे सबसे पहले हम तो पहली सीढ़ी पे जाएंगे। अभी तो नहीं कि हम सीधे पहली सीढ़ी से पहुंच जाएंगे एकदम छत पे, लास्ट वाली सीढ़ी पे उड़ के तो जाएंगे नहीं, पंख तो है नहीं हमारे के, हम उड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठवीं पे, सातवीं पे, हो सकता है सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं के बाद हम लोग का फर्स्ट फ्लोर आ जाए। सेम वैसे ही हम लोग का है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, यानी इसके भी कई सारे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं स्टेज, तब जाके लास्ट में हम लोग का ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, देखिए ब्लड क्लॉट होने के पहले हमारे, यदि मान लीजिए कहीं पे हमको चोट इंजरी नहीं हुआ है, तो उस समय हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और हमारा जो एंडोथेलियम होता है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही कहीं इंजरी होती है, चोट लगता है, तुरंत हम लोग का प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है, हमारा एंडोथेलियम भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए उस ब्लड को रोकने के लिए, जो ब्लड वहां से बह रहा है उस ब्लड को रोकने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है, ताकि बॉडी से ब्लड लॉस ना हो जाए। यदि वो एक्टिव ना हो तो आपको पता है कि यदि हमारा कहीं पे कट पिट जाता है तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है हमारे बॉडी का पूरा ब्लड लॉस होने में। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड कंटिन्यू बहता रहे, तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा ब्लड बॉडी का पूरा सारा ब्लड निकलने में। और जब बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा तो व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाएगी, व्यक्ति मरने के कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो वही सारा प्रोसेस आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे क्या होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो जब हमको इंजरी लगती है, यानी हमारा मान लीजिए ये हमारा हैंड है, हैंड पे हमारा इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद से यहाँ पे जो हमारा ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम है वो भी डैमेज होता है। मान लीजिए ये कोई नस है, तो जब जाहिर सी बात है जब नस कटेगी यानी ब्लड वेसल्स कटेगी तभी ब्लड निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो जब ये नस कटेगी, मान लीजिए नस यहाँ से कट गई, तो नस जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के नीचे कौन सी लेयर होती है? एंडोथेलियम होती है। ठीक है, या फिर कह दीजिए एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू हम पढ़ाए थे आपको कि एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे फ्री सरफेस होता है, यानी खाली स्थान होता है। तो ये जो बीच का इसका स्पेस है वो क्या है? खाली स्पेस है। ठीक है, जो एयर या फिर फ्लूइड से कांटेक्ट होता है जिसका, या तो एयर से कांटेक्ट हो या फिर
फ्लूइड से कांटेक्ट हो, तो ये नीचे किसके कांटेक्ट में है, फ्लूइड से कांटेक्ट है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इंजरी हुई तो ये एंडोथेलियम डैमेज हुआ। अब इसमें जो प्लेटलेट्स है ये भी डैमेज होता है, और डैमेज होने के बाद से तुरंत एक्टिव हो जाता है। आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बहो चाहे मत बहो, हम अंदर जाए चाहे बाहर जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किसको होता है, तो इसमें जो प्लेटलेट्स पड़ा होता है उसको, और ये जो एंडोथेलियम है, यानी ये क्या है, एंडोथेलियम, ब्लैक रजिस्टर है, एंडोथेलियम को और किसे फर्क पड़ता है, प्लेटलेट्स को। इन दोनों को फर्क पड़ता है जब कहीं इंजरी होती है तो, ठीक है। तो जब इन दोनों को फर्क पड़ता है तो ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होके कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं। उस फैक्टर का क्या नाम है, देखिए, डैमेज एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट्स, यानी जो डैमेज एंडोथेलियम है और प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, जब डैमेज होते हैं तब एक फैक्टर रिलीज करते हैं, जिस फैक्टर का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है उस फैक्टर का, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कौन रिलीज कर रहा है, डैमेज एंडोथेलियम और प्लेटलेट्स रिलीज किया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही है। किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव ही है, ठीक। अब प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ये एक्टिव हो गया। थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब थ्रोम्बिन के बाद से फाइब्रिनोजन यहाँ कन्वर्ट होता है, ठीक। फाइब्रिनोजन फिर कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में। ये सब कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। जो भी यहाँ प्रोसेस हो रहा है सब कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में। और जब फाइब्रिन बन गया तो हमको लास्ट में क्या, फाइब्रिन ही बनाना है। फाइब्रिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फाइबर ही कह सकते हैं, ठीक है। यानी जब फाइब्रिन बन जाता है तो जहां पे चोट लगी होती है, जहां पे इंजरी हुई रहती है, वहां पे नेटवर्क बना देता है, नेट बना देता है, ऐसी संरचना बना देता है फाइब्रिन। ये जो फाइबर बनाता है ना ये सॉल्युबल होता है, ठीक। तो ये जब फाइबर बना देता है तो फाइबर बनाने के बाद से आपको पता है कि हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो वो सभी आके इस नेटवर्क में, इस जाल में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं इसमें। और जब ट्रैप हो जाते हैं तो ब्लड बहना यहाँ से रुक जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे उंगलियों का एक नेटवर्क है, ठीक है, जाल है। और सपोज दैट मान लीजिए यहीं पे हमारा इंजरी हुआ है, फाइब्रिन आके यहाँ पे क्या किया है, नेटवर्क बना दिया है। और ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स बहता हुआ आएगा यहाँ पे आके ऐसे, मान लीजिए इसको यहाँ तो बहने का रास्ता है नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये फंस जाएगा। एक और ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए एक और ये ब्लड वेसल्स है, ये भी यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे फंस जाएगा। यानी ऐसे कंटिन्यू हमारे ब्लड वेसल्स आते आते यहाँ पे फंसते जाएंगे और इसके ये जो एरिया है इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, फिर ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। देन हम लोग का क्या हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। समझ में आ गया। यानी अब यहाँ पे फाइब्रिन क्या बना दिया, नेट बना दिया, जाल बना दिया। इस जाल में ये ब्लड वेसल्स फंस गए, ट्रैप हो गए, ठीक है। और ट्रैप होके क्या कर दिए, ब्लड क्लॉट कर दिए, ठीक। ब्लड क्लॉट हो गया हम लोग का। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है हम लोग का किसमें, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो पूरी थियरी है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कैस्केड थियरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्केड थियरी। कैस्केड थियरी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कैस्केड थियरी क्या है, तो यही आपका कैस्केड थियरी है। यानी कोई कार्य सीक्वेंस में होता रहे तो उसे थियरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैस्केड थियरी है।
तो ये रहा हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। अब यहीं पे हम लगे बात कर लेते हैं क्या, जो हमारे फैक्टर हैं, 13 फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 13, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। तो चलिए क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर देख लेते हैं, यानी जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। टोटल हमारे 13 फैक्टर होते हैं, यानी 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला फैक्टर है हम लोग का, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन हम इसको मिला दे रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजेन। पहला फैक्टर जो है वो फाइब्रिनोजेन है। दूसरा फैक्टर क्या है, बस इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें भी आप मुख्य रूप से हमारा जो फाइब्रिनोजेन है वो प्रोथ्रम्बिन है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो कैल्शियम है ये, और इसके बाद से फाइब्रिन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिसमस फैक्टर है ये। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर याद कर लीजिए, बाकी आपको और कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। याद कर सकते हैं, अब ये नहीं कि हम बोल रहे कि नहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए पहला फैक्टर क्या हो गया, फाइब्रिनोजेन। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा फैक्टर क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा है कैल्शियम आयन, यानी चौथा है कैल्शियम फैक्टर। और पांचवा है लेवाइल फैक्टर। ठीक है, देखिए कैल्शियम जो फैक्टर होता है ना, ये अलग है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है कैल्शियम फैक्टर। उसके बाद से छठा है हम लोग का, जो मतलब फैक्टर है तो लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ है, प्रेजेंट हैव नॉट बीन प्रूफ। प्रेजेंट तो है लेकिन प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, सातवां फैक्टर है स्टेबल फैक्टर। आठवां है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नौवां है क्रिसमस फैक्टर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 है सैचुरेट प्रोवर फैक्टर। ठीक है, 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। और 12 है आपका 12 नंबर हेगमॉन फैक्टर। हेगमॉन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और 13 है लास्ट है आपका फाइब्रिन फैक्टर। ठीक है, इसके आगे फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, ऐसे फैक्टर इंक्लूड कर लीजिएगा, आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन हो गया हम लोग का, फाइब्रिनोजेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बाद से क्रिसमस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेगमॉन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फाइब्रिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये रहे हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया आपको हम। ठीक है, और इन सबका ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें से अभी हम आपको फाइब्रिनोजेन भी बताए थे, जस्ट पीछे अभी बताया है ब्लड क्लॉटिंग ना। ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन आया था, प्रोथ्रोम्बिन भी आया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी आया था, कैल्शियम भी आया था, फाइब्रिन भी आया था। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और आपको हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म बता दें, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं जो यहाँ पे पढ़ाए हैं, यानी आज का क्वेश्चन उसी में से रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।